Hello dear students, good evening to all of it's a demo class of TGT PGT English as here it is written on the whiteboard. The Oxford of English, tradition of trust and success, demo video of TGT and PGT English. यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, एक बार पढ़ देते हैं बिगिनिंग में 9415634828 9335355899 7839314613 भाई हो जाए सर। चले देख लें। तो यह डेमो वीडियो है, यह आज का सेकंड डेमो वीडियो। इसके पहले भी गया था जो ये डेमो वीडियोज बन रहे हैं, यह टीजीटी पीजीटी के एक साथ बनते हैं अभी। तो जो इसके पहले का वीडियो आपको गया था उसमें हमने डिस्कशन किया था हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, परीक्षा के लिए कैसे हम प्रिपेयर करें, उसमें डिस्कशन हुआ था। आज यहाँ पे जिसके बारे में अध्ययन होगा वह क्या होगा, आज से आपका रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगा। आज से आपका रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगा। तो जब रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगा माने टॉपिक स्टडी शुरू हो जाएगी। जो टॉपिक होगा, तो आज जिस टॉपिक को लिया जाएगा वह क्या है, बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब बैकग्राउंड के पहले हम देखेंगे कि द सोशल, पॉलिटिकल, लिटरेरी, रिलीजियस कंडीशन ऑफ ब्रिटेन सिंस द ब्रॉन्ज एज अप टू द 20th सेंचुरी। आज यहाँ पे जिस टॉपिक का प्रारंभ किया जा रहा है वह क्या है, द सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड लिटरेरी कंडीशन ऑफ ब्रिटेन। अब आपको लग रहा होगा कि इतने बैक में जाने की ज़रूरत क्या है, तो इतने बैक में बहुत टाइम टेकिंग आपका नहीं होगा, आप घबराइएगा नहीं। जो लोग लिखते रहते हैं बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम, उससे आप मत घबराइएगा। जो कहते हैं उनको उतना टाइम नहीं लगा, न तो उन्होंने यहाँ पढ़ा, क्योंकि सबका विधिवत कोर्स पूरा किया गया। 2-4-6 लोग हैं जिनका कोर्स नहीं पूरा है, उनके पीछे वह जिम्मेदार है। तो आज से आपका यह क्या है, रेगुलर क्लास बिगिन हो रहा है। अब रेगुलर क्लास आज से यह टीजीटी पीजीटी का अगर देखें तो आज से क्या हो रहा है, REG, आज से बिगिनिंग हो रही है रेगुलर क्लास की। अब रेगुलर क्लास किसका, तो यह किसका है, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश। टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का रेगुलर क्लास बिगिन हो रहा है। जहाँ से क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं, जिस टॉपिक से संक्षेप में ही डिस्कशन होगा, बहुत लेंदी नहीं होगा, वह क्या है, द सोशल, यह है द सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड लिटरेरी। द सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड लिटरेरी कंडीशन ऑफ ब्रिटेन सिंस द ब्रॉन्ज एज, BRON, सिंस द ब्रॉन्ज एज, यहाँ से होगा ब्रॉन्ज एज, बहुत शॉर्ट में चले, घबराएगा नहीं। जिसको 205 BC, कहीं कहीं 300 BC माना जाता है, टू द पोस्ट मॉडर्न एज। पोस्ट मॉडर्न एज यह 1954 AD यहाँ तक होगा। तो अभी जहाँ से स्टडी बिगिन किया जा रहा है वह टॉपिक क्या है, टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें। यहाँ पे हेडिंग पड़ा हुआ है द सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड लिटरेरी कंडीशन ऑफ ब्रिटेन सिंस द ब्रॉन्ज एज टू द पोस्ट मॉडर्न एज। यहाँ पे यह हेडिंग पड़ा हुआ है। अब देखें, आपके मन में एक बात आ सकती है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स, व्हाई टू स्टडी देम। इनका इम्पोर्टेंस क्या है, हम इसको क्यों पढ़ें, यह भी होना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, मन में बात आपकी आनी चाहिए। तो हम क्यों पढ़ें, हम इसलिए पढ़ें कि किसी भी देश को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द ब्रीथ एंड सोल ऑफ दैट प्रॉपर कंट्री, इट इज मस्ट फॉर अस टू गो इन द पास्ट। किसी व्यक्ति को समझने के लिए उसको पास्ट में जाना पड़ता है। उसी तरह से देखें, अगर हम द सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, लिटरेरी कंडीशन ऑफ ब्रिटेन सिंस द ब्रॉन्ज एज पढ़ते हैं, तो यह सिस्टमेटिक स्टडी हम करते हैं। अब सिस्टमेटिक स्टडी हम कैसे करते हैं, यहाँ से लेकर के हम 1000 तक आ जाते हैं। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यह जो स्टडी आपकी चल रही है इसको मान लीजिए हम 1100 AD तक ले आ देते हैं।
एक हो गया। अब दूसरा देख रहे हैं 1100 AD से लेकर के हम कहाँ तक आ जाते हैं, मान लीजिए 20वीं सेंचुरी तक आ जाते हैं। अब 20वीं सेंचुरी के बाद जो थर्ड स्टेप हमारा होता है वो 20वीं सेंचुरी का 1954। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफ क्या हो जाएगा, 20वीं सेंचुरी। अब पोस्ट ऑफ 20वीं सेंचुरी में ढेर सारे मूवमेंट्स हैं, हम उनको स्टडी कर लेते हैं। तो हमको फ़ायदा कहाँ होता है यह देख लीजिए। कई बार परीक्षा में आता है द चार्टिस्ट मूवमेंट बिगन। चार्टिस्ट मूवमेंट की शुरुआत कब हुई? अगर हमने पीरियोडिकल स्टडी किया है तो खट से हमारे माइंड में आ जाएगा क्या, विक्टोरियन एज। हु वर द लोलार्ड, व्हाट वर द लोलार्ड्स मूवमेंट, यह क्या था? अगर हमने 14वीं सेंचुरी को पढ़ा है, 14वीं सेंचुरी को, तो जिस भी युग को हम पढ़ते हैं, किसी हमने 14वीं शताब्दी को लिया तो उसका जो सोशल बैकग्राउंड है, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जो रिलीजियस है, और दूसरा लिटरेचर को हम 5 पोर्शन में बांटते हैं। एक हमारा पोएट्री हो गया, दूसरा ड्रामा हो गया, तीसरा प्रोज, चौथा नॉवेल, फिफ्थ जो होता है रेस्ट ऑफ के लिए होता है। कोई न्यू स्ट्रीम ऑफ नॉलेज है या कोई न्यू इम्पॉर्टेंट इवेंट है, उसको हम श्रेय देते हैं। तो जहाँ से आज का टॉपिक है, आपका क्लास रेगुलर शुरू हो रहा है, वह आज का टॉपिक आपका क्या है, रेगुलर क्लास TGT PGT इंग्लिश का, द सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस एंड लिटरेरी कंडीशन ऑफ ब्रिटेन सिंस द ब्रॉन्ज एज, माने 2500 BC टू 2300 BC टू द पोस्ट मॉडर्न एज। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे जहां हम इसकी स्टडी करेंगे। अब चले देख लें, यह तो आपकी हेडिंग थी जहां से हमको स्टडी करना है। तो पहले हमको जिस देश को पढ़ना है उस देश का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, सोशल बैकग्राउंड है, हम तब समझेंगे जब उसका जियोग्राफिकल बैकग्राउंड हम समझ लेंगे। तो जियोग्राफिकल बैकग्राउंड देखो, जो नेचुरल टेरिटरीज ऑफ द कंट्रीज होती हैं, नेचुरल जो फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्रीज होती हैं, वह सर्किल फॉर्म में तो होती नहीं। माने किसी भी देश की प्राकृतिक भौगोलिक रेखा को अगर हम देखें तो भूगोल का जो टीचर होता है, द टीचर ऑफ जियोग्राफी, आपने भी देखा होगा, जब वो स्केचिंग करता है तो ऐसा लगता है कि हिज दैट हैंड इज हैंडीकैप्ड। जिस हाथ से इसके, मैं मतलब किसी को कमेंट नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि वो स्केचिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि वह क्या है। दोनों ही हम यहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे, अगर हम दोनों की बात करते हैं तो हम ऐसे करके हम बनाने का प्रयास करेंगे। यह जो हम बना रहे हैं, यह क्या बना रहे हैं, यह हम बृहत्तर ब्रिटेन का निर्माण कर रहे हैं। अब ये ऐसे हो जाएगा, यह ब्रिटेन है वास्तव में देखें तो यह कैसा लग रहा है, यह आप ही समझ सकते हैं। अब अगर ऐसे ब्रिटेन को हम समझेंगे तो हो सकता है यह रियल ब्रिटेन है। यह यहाँ पे क्या है देखें, तो अगर यहाँ पे हम जाते हैं तो यहाँ पे होता है इंग्लिश चैनल, यह इंग्लिश CHANNEL, यह इंग्लिश चैनल रेस्ट ऑफ, जैसे फ्रांस हो गया, इन सब देशों से जो ब्रिटेन को अलग करता है वह क्या है, इंग्लिश चैनल। यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या पड़ता है, नॉर्थ सी पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, यह क्या हो जाएगा, साउथ साइड में ब्रिटेन के क्या है, इंग्लिश चैनल है। अब नॉर्थ है, नॉर्थ सी कहा जाता है, लेकिन यह कहाँ पड़ता है, यह ईस्ट में पड़ता है, ईस्ट में। दूसरी तरफ अगर ब्रिटेन के हम वेस्ट में जाते हैं तो 2 चीज़ें हैं, यह नॉर्थ आयरलैंड है, ध्यान रखिएगा, इसे कर देते हैं, इसे कहा जाता है नॉर्थ आयरलैंड और इसे कहा जाता है साउथ आयरलैंड कहा जाता है। और यह प्लेस क्या है, यह वेल्स हो जाता है, यह क्या हो जाता है, इंग्लैंड हो जाता है, यह क्या हो जाता है, स्कॉटलैंड हो जाता है। तो यहाँ पे है आयरिश सी, IARISH, आयरिश सी, या ATLANTI से एटलांटिक सी कहा जाता है। अब यह जो नॉर्थ का पोर्शन होता है इसका, यह मेन लैंड ऑफ यूरोप, यह कहाँ से कोरिलेट करता है, मेन लैंड ऑफ। तो अब देखें, यह जियोग्राफिकल कंडीशन क्लियर की जा रही है। हो सकता है आपको आर्ट लग रहा हो कि इससे हमको क्या लेना देना है, इससे हमको क्या लेना देना है, तो इससे आपको लेना देना है, आपको समझना चाहिए। जो हमारा ब्रिटेन है वह यह है, यहाँ पे क्या है, नॉर्थ सी है, साउथ में इंग्लिश चैनल है, यहाँ पे देख रहे हैं आयरलैंड 2 पार्ट में बटा। जो नॉर्थ आयरलैंड है वह अ पार्ट ऑफ ब्रिटेन है
अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम है। जो साउथ आयरलैंड है वह इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे मेन लैंड ऑफ यूरोप हो जाता है, यह अटलांटिक हो गया। चले देख लें, तो जो यहाँ पे अभी मैप बनाया गया यह क्या था, स्केचिंग की गई थी, यहाँ से नहीं समझ में आया होगा, यह हम समझ रहे हैं। चूँकि यह इसलिए बताया गया कि नेवर द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ एनी कंट्री रिमेन द सर्किल फॉर्म, वह एकदम एग्जैक्ट सर्किल फॉर्म में तो हो नहीं सकती, बट फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, बट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स वी कैन स्केच द मैप ऑफ एनी कंट्री, या स्केच द जियोग्राफिकल मैप ऑफ एनी कंट्री इन सर्किल फॉर्म ओनली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छे से समझ में आपको आ जाए, अच्छे से आपको समझ में आ जाए, इसके लिए हम उसको क्या करते हैं, हम स्केच कर देते हैं सर्किल फॉर्म में। अभी हमने रियल भी दिखा दिया। जो रियल ब्रिटेन का मैप है लगभग कहा जाता है छोटे बड़े 6000 महाद्वीपों को मिला करके, ध्यान रखिएगा, छोटे बड़े 6000 महाद्वीपों को मिला करके ब्रिटेन का, बृहत्तर ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ है। और जो यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड है, वेल्स है और नॉर्दर्न आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, यह 4 स्टेट हैं। साउथ का जो आयरलैंड है वह इंडिपेंडेंट है। दूसरी तरफ देखें, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन है, ध्यान रखिएगा, सेवर्ने। आप पढ़ते हैं, आपने सेवर्ने को पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा है, जरा दिमाग पे जोर दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको याद आ जाएगा। सेवर्ने आपने पढ़ा है विलियम वर्ड्सवर्थ का, जब आप टिंटन एब्बी को पढ़ रहे थे, जब आप विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन एब्बी को पढ़ रहे थे, तो टिंटन एब्बी कहाँ लिखी गई थी, ऑन द मीटिंग पॉइंट ऑफ वाई एंड सेवर्ने रिवर। वर्ड्सवर्थ महोदय ने कहाँ लिखा है, ऑन द मीटिंग पॉइंट ऑफ वाई एंड सेवर्ने रिवर पे वर्ड्सवर्थ महोदय ने लिखा था। तो सेवर्ने को ध्यान रखिएगा, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है। लेकिन अगर पूछता है लाइफ लाइन ऑफ ब्रिटेन, तो टेम्स रिवर को लाइफ लाइन ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है। अब चले देख ले, ओनली फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग वी स्केच द ग्लोब ऑफ ब्रिटेन जस्ट लाइक इट। यह सर्किल फॉर्म में मैंने बना दिया, यह एक मैंने ग्लोब बना दिया, यह ग्लोब ब्रिटेन का बनाया गया है, यह सर्किल फॉर्म में बनाया गया है। अब हम एग्जैक्ट इसको समझने के लिए, समझने के हिसाब से इसको हम 2 पार्ट में कर देते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए कर देते हैं। तो जब अंडरस्टैंडिंग के लिए कर देंगे तो आपको क्लियर कट दिखेगा किसमें कहाँ क्या दिया गया है। अब कहाँ क्या दिया गया है, तो इसमें देखें 2 चीज़ें हैं। एक यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे हम कर लेते हैं, एन नॉर्थ हो गया, एस साउथ हो गया, ए डब्ल्यू वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया। अभी यहाँ क्या बताया गया था, नॉर्दर्न सी या नॉर्थ सी बताया गया था। यहाँ पे आपको क्या बताया गया था, इंग्लिश चैनल बताया गया था, यह CHANNEL हो गया। यह जो है आयरिश सी है, काफ़ी विस्तृत है, IARISH, आयरिश सी आयरलैंड को ही 2 पार्ट में करता है। यह क्या है, ATLANTIC, अटलांटिक सी हो जाता है। यह साउदर्न वेस्टर्न मेन लैंड ऑफ यूरोप हो जाता है, यह मेन लैंड ऑफ यूरोप हो जाता है। अब देखें हमने विभाजन ऐसा क्यों किया, विभाजन इसलिए किया कि अब देखें यह COTL है, इसे क्या कहा जाता है, स्कॉटलैंड कहा जाता है। इस भूभाग को क्या कहा जाता है, इंग्लैंड कहा जाता है। यह क्या है, ये वेल्स हो जाता है। यह यस बराबर साउथ हो गया, IRELAND हो गया। यह एन बराबर नॉर्थ क्या हो गया, IRELAND। जो मेजर पोर्शन है देश का वह यहाँ पे दिखाया गया। अब 2 चीज़ें हैं, अभी आपने इतने को देखा, अब आगे चल कर के देखें कि आप जब पढ़ेंगे, जब द डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन इन ब्रिटेन, जब द डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन इन ब्रिटेन आप पढ़ेंगे, उस पीरियड में भी आपको यह ग्राफ बनाया जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया, यह पोर्शन स्कॉटलैंड है, यह नॉर्दर्न आयरलैंड है, यह आयरिश सी है, यह साउदर्न आयरलैंड है, यह इंग्लैंड है और यह क्या है, वेल्स। अब चले देख लें, तो एक्चुअली हुआ द नेटिव ड्वेलर ऑफ ब्रिटेन। अगर हम बहुत बैक में नहीं जाते हैं, बहुत बैक में जाने की जरूरत नहीं है, अगर जैसा कि कहा गया स्टडी कहाँ से शुरू करते हैं, फ्रॉम द ब्रॉन्ज एज। तो फ्रॉम द ब्रॉन्ज एज मोस्टली द पीपल ऑफ ब्रिटेन वर नोन अंडर द टाइटल ऑफ सेल्टिक ब्रिटन।
अगर हम देखें, केवल हम ब्रॉन्ज एज से देखते हैं तो टिल द ब्रॉन्ज अप टू द आयरन एज ब्रिटेन वाज इनहैबिटेटेड बाय द इंडिजिनियस पीपल ऑफ द सेल्टिक ब्रिटेन को देखें तो जो यहाँ का नेटिव पीपल था, अगर ब्रॉन्ज एज से देखते हैं तो वह कौन थे? सेल्टिक ब्रिटन थे। अब यह सेल्टिक कौन थे? जो सेल्टिक थे वह 3 पार्ट में बटे हुए थे। एक तो गेल्स हो गए थे, गैलिक हो गए थे और ब्राइथान हो गए थे, या सिमरी गेल्स हो गए थे, गैलिक हो गए, ब्राइथान्स हो गए। यह अपने को कहा करते थे वी आर द नेटिव इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन। यह वहाँ ब्रिटेन में कब से पाए जाते हैं? यह माना जाता है कि यह ब्रिटेन में सेल्टिक पीरियड माने ब्रॉन्ज एज से पाए जाते हैं। इस पीरियड में ब्रिटेन में जो भी डेवलपमेंट होता है वह कब होता है? ड्यूरिंग द आयरन एज। आयरन एज को देखें, कहीं ना कहीं आयरन एज इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द एम्पायर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में साम्राज्यों का विस्तार कब होता है? इसी पीरियड्स होता है। तो जो आयरन एज होता है, अब उसको हम 900 से मान सकते हैं, कुछ लोग 700 एडी से 43 एडी तक मानते हैं। तो हम ऐसे देख लेते हैं। नंबर 1 द ब्रॉन्ज एज, BRON, द ब्रॉन्ज एज। यह क्या था? CEL, सेल्टिक ब्रिटेन। इनका जो पीरियड है वह 2500 BC टू इनको मान लीजिए 900 BC मान लिया गया। इस पीरियड में जो कॉमन सेल्टिक लैंग्वेज थी, कॉमन सेल्टिक ब्रिटन था, यही भाषा बोली जाती थी और यहाँ का जो पब्लिक था वह यह था। दूसरा पीरियड द ब्रॉन्ज एज के बाद हम मान लेते हैं द आयरन एज। अब आयरन एज को हम मान लेते हैं तो जो आयरन एज था, आयरन एज भी इसमें जो रहते थे वह क्या थे? सेल्टिक ब्रिटन, BRITANS, हु वर डिवाइडेड। अब इसका पीरियड लिख दिया जा रहा है 900 BC टू। ये कहीं कहीं 900 को 700 देता है, कोई ऑथेंटिक डेट नहीं है। 900 या 700 BC टू 43 हम AD मान लें, या 54 हम इसको BC मान लें। अब 43 AD, चलिए 43 आप मत मानिए, 43 में तो टोटल इन्वेजन हो जाता है। आप इसको जो है जब जूलियस सीजर एंट्री करते हैं तब से ही आप इसको मान लीजिए। एक मिनट, तो हमने इसको 900/700 BC टू 54 BC तक मान लिया। तो अब यह जो आयरन पीरियड है उसके बाद हमारा जो पीरियड शुरू होता है थर्ड, जिसके बारे में स्टडी करेंगे, वह क्या है? द रोमन पीरियड, द रोमन पीरियड, ORR, द पीरियड ऑफ रोमन लीजन, द रोमन पीरियड और द पीरियड ऑफ रोमन, LEGION। अब इसको हम 54 BC टू 410 AD रिगार्ड करेंगे। फिर उसके बाद जो फोर्थ पीरियड हम पढ़ेंगे द एंग्लो सैक्सन पीरियड, यह नियरली 600 ईयर्स चलता है, 410 AD टू 1066 AD। अब नियरली यह 600 ईयर्स आता है, इसका एवरेज एक निकाला गया है 600 AD। तो अब चले देख लें इनके बारे में, हम लोग शार्ट में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं इनके बारे में। तो शार्ट में अगर देखें इनके बारे में, तो यह जो पीरियड है जिसे द ब्रॉन्ज एज कहा गया है, जिसे सेल्टिक ब्रिटन्स कहा गया था, इस पीरियड में जो भी एक्टिविटीज़ होती है मोस्टली फ्रॉम द फूड गैदरर से नॉर्मल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होता है ब्रिटेन में। इस पीरियड में लिटरेरी डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रोज वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब देखें जो यह ब्रॉन्ज एज है और जो आयरन एज है, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज के बीच में एक ही हमारे पास लेखन का सोर्स है, पाइथियन। यहाँ से है ब्रॉन्ज एज से लेकर के यह आयरन एज तक एक नाम पढ़ते हैं PYTHEN। तो ये पाइथियन महोदय क्या थे? यह 325 BC
325 बीसी में, ऐसा माना जाता है 325 बीसी में यह क्या थे, ग्रीक के यह माने नौबिक थे, यह चलते हैं दुनिया का भ्रमण करने, ब्रिटेन में पहुंच जाते हैं। तो ब्रिटेन के बारे में इन्होंने जम करके लिखा है और इन्होंने अपनी ओर्मा ब्रिटान जो इनकी रचना है उसमें जो इन्होंने टाइटल दिया है वह ब्रिटान कहा है। पाइथियन ने ब्रिटेन के लोगों को, ब्रॉन्ज एज को और आयरन एज के लोगों को जो टाइटल दिया है वह क्या दिया है, ब्रिटान दिया है। ब्रिटान का मतलब पाइथियन महोदय ने लगाया क्या है, वाइट टैटूड पीपल, द पेंटेड बॉडी पीपल, द पीपल हु आर फॉन्ड टू पेंट दियर बॉडी। इन्होंने लिखा है कि ऐसे लोग जो शरीर को अपने पेंट करने के शौकीन थे उन्हें क्या कहा गया, ब्रिटान कहा गया। अब यह कंडीशन कब तक होती है, 54 बीसी तक होती है। ऐसा माना जाता है कि आफ्टर 54 बीसी ब्रिटेन वाज ग्रेजुअली ऑक्युपाइड, Britain was gradually occupied by the Roman emperors and it ran nearly more than 450 years। ये 54 से लेकर के 410 अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो एवरेज में जो आता है वह क्या होता है, 46 या 460 ईयर्स मान लीजिए, 460 लगभग इनका एवरेज में यह आता है। तो द इन्वेजन ऑफ ब्रिटेन वाज अ ग्रेजुअल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रोमन एम्परर्स अटैक। जो ब्रिटेन का इन्वेजन होता है, जो ब्रिटेन पे आक्रमण होता है वह क्या होता है, वह ग्रेजुअल होता है। जो पीरियड आपने देखा जिसे द ब्रॉन्ज एज कहा गया, तो द ब्रॉन्ज एज का कोई पावरफुल किंग्स एम्परर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो आयरन एज है, आयरन एज में किंग लियर आप पढ़ते हैं। किंग लियर क्या है, आयरन एज के हैं, नियरली 500 बीसी के राजा हैं। गौरवाडक को आप पढ़ते हैं, सिम्बेलिन को पढ़ते हैं। यह सब क्या है, यह सेल्टिक ब्रिटान पीरियड के राजा है, यह सेल्टिक ब्रिटान पीरियड के राजा है। अब ऐसा माना जाता है कि जब जूलियस सीजर महोदय ने, व्हेन जूलियस सीजर डिफीटेड इन अ बैटल इन अ सिविल वॉर टू पोम्पी द ग्रेट, पोम्पी द ग्रेट को जब जूलियस सीजर ने डिफीट किया एंड बिकेम एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द फर्स्ट रोमन ट्रायम्विरेट, एक त्रिकोणी संधि होती है। उसके बाद जूलियस सीजर वांटेड टू इन्वेड ब्रिटेन, जूलियस सीजर के मन में बड़ी इच्छा थी कि हम ब्रिटेन पे कब्जा करें, हम ब्रिटेन को पराजित करें। और ऐसा माना जाता है कि अंततः 55 to 54 बीसी में सीजर महोदय पहली बार कदम रखते हैं। तो सीजर महोदय कहाँ पे आते हैं, वह ब्रिटेन में एंट्री करते हैं। लेकिन शुरू में देख रहे हैं कि सीजर्स इंटेंशन वाज ओनली टू फॉर्म अ ट्रीटी बिकॉज ही वाज अनेबल टू डिफीट द साउथ वेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रिटेन। वह साउथ वेस्ट पोर्शन इधर से आए हुए थे और साउथ वेस्ट पोर्शन को डिफीट नहीं कर पाते हैं, जो कि आयरलैंड पड़ता है, वेल्स पड़ता है। अंततः उन्होंने एक ट्रीटी किया, एक कंप्रोमाइज़ किया और उनका जो कंप्रोमाइज़ था वह केवल इतना ही था, उनका जो कंप्रोमाइज़ था वह केवल इतना ही था कि वह इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, ब्रिटेन का जो भी इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स होगा वह किससे होगा, रोम से होगा। लेकिन एक गुलामी, एक स्लेवरी ला दी जाती है और ऐसा माना जाता है कि जो 43 AD में देखें तो ब्रिटेन के ऊपर एक ऐसी गुलामी ला दी जाती है जो कि काफ़ी कुछ वर्षों तक चलती है। तो 43 AD में एक नाम आप सुनते हैं, नीरो। नीरो के फादर थे क्लॉडियस ऑगस्टस सीजर। 43 AD ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है, याद रखिएगा। क्लॉडियस CLAU, क्लॉडियस CEASER या CAESAR, सीजर कहीं कहीं क्लॉडियस ऑगस्टस AUGUS, ऑगस्टस CAESAR सीजर। ही वाज द फादर ऑफ नीरो। नीरो का नाम तो आपको याद होगा, बहुत ही कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद है। तो यह क्या थे, फादर ऑफ नीरो थे। नियरली 43 AD में लगभग देख रहे हैं ऑल द प्लेन लैंड ऑफ ब्रिटेन वाज ऑक्युपाइड बाय द रोमन आर्मी। और अंततः 410 AD में जो यहाँ का कॉन्स्टेंस या कॉन्स्टेंटाइन थर्ड रोम का सम्राट है, उसने अंततः ब्रिटेन को कहा कि ट्राई टू मेक योर ओन सेफ्टी, आप अपनी सुरक्षा अपने से करने का प्रयास करें। और अंततः इनको आज़ाद घोषित कर देता है। जब आज़ाद घोषित कर देता है 410 AD में, तो एक
नए युग का सूत्रपात होता है। अब जिस नए युग का सूत्रपात होता है उसे क्या कहा गया? द एंग्लो सैक्सन पीरियड कहा गया। यह शार्ट में इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि यहाँ बहुत कुछ लिखाने लायक नहीं है, आगे जहाँ मैटर है वहाँ लिखाया जाएगा। तो द एंग्लो सैक्सन पीरियड हुआ। अब देखें तो जो पीरियड है इस टाइटल के तहत, इस शीर्षक के तहत हम पढ़ते हैं कि द बिगिनिंग ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड व्हिच बिगेन इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन आफ्टर 410 AD एंड एंडेड बिफोर 1066 AD। 1066 AD के पहले ही वह समाप्त हो जाता है। तो एक्चुअली हु वर द एंग्लो सैक्सन्स? यह एंग्लो सैक्सन्स थे कौन? नंबर 1 चर्चा का विषय यह है। दूसरा, इस दौरान हम एक राजा पढ़ते हैं, अगर आपको याद होगा तो हम एक राजा पढ़ते हैं और वह राजा कौन है? किंग मॉर्टडी आर्थर। 3-4 चीज़ें कंट्रोवर्शियल होती हैं क्योंकि अब जो नेक्स्ट है एंग्लो सैक्सन पीरियड वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। एक तो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द एडवेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स, हु वर दे, फ्रॉम वेयर दे माइग्रेटेड, हाउ दे एस्टेब्लिश्ड देमसेल्फ एंड लेटर ऑन by the passing of time they became the monarch of Britain, they became the fate maker of Britain, and actually the theory of Great Britain was fulfilled या founded by them, इन्हीं के द्वारा फाउंड की गई। तो यह एंग्लो सैक्सन्स कौन थे? अब जनजाति हम 3 पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? एक तो एंजल्स पढ़ते हैं, दूसरा ज्यूट्स पढ़ते हैं, तीसरा सैक्सन्स पढ़ते हैं, चौथा फ्रिसियंस पढ़ते हैं, पांचवा पिक्स पढ़ते हैं। यह कौन थे? और एक नया जो राजा है, नया राजा का मतलब जो लीजेंडरी किंग है जिसे कहा जाता है किंग मॉर्टडी आर्थर, उनके बारे में भी डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। तो आशा करते हैं शार्ट में ही सही जो आज बैकग्राउंड समझाया गया है उससे कहीं न कहीं से आप लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट वीडियो से डिटेल ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड मॉर्टडी आर्थर, उसके बाद आप पहुंच जाएंगे 1100 AD, माने द पीरियड ऑफ द एंग्लो नॉर्मन। तो आज का क्लास यहीं तक। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बाय।